Hi everyone, my name is Parin Bhardwaj and I am a student of JNGC Sundarnagar, Himachal Pradesh in district Mandi. And this video is on the topic of Armstrong's method of modulation, or what we call it as indirect modulation. Alright, so this will be uploaded to my YouTube channel NG Gyan, and as well as a part of my presentation assignment for my college, and also uploaded to the concerned channel. Alright, so now let's begin with our topic. First of all, we shall overview about the whole topic. So the first thing we should know is what is modulation. All right, wait, let me just change the slide. Okay, now we should know what is modulation. So modulation means you will carry your message on your carrier signal. All right, आपने एक कैरियर सिग्नल लिया, उसके ऊपर अपना मैसेज भेजा. इट्स लाइक अ पार्सल. यू नो व्हाट इज़ अ पार्सल. वी किसी को हायर करते हैं हम कि हमारा सामान एक जगह दूसरी जगह पहुंचा दे वो. सो इट्स की फीचर्स क्या होते हैं. सबसे पहले कैरियर सिग्नल जो है वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, और मैसेज सिग्नल जो है एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है. ऑलराइट, अब दो तरह से हम मॉड्यूलेशंस कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ बाय वेरिंग आर एम्पलीट्यूड एंड सेकंड इज़ बाय वेरिंग आर एंगल्स. और इससे हमें मिलते हैं थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशंस, that is AM, FM and PM. The first is AM modulation, that is for amplitude modulation. इसमें हम amplitude को vary करते हैं. The second is frequency modulation. इसमें हम हमारे जो frequencies हैं उसको vary करते हैं. And third is phase modulation. इसमें हम जो phase of the waveform है या phase of the message और carrier signal उसको vary करते हैं. तो हमारा topic आज के लिए सबसे पहले क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग्स मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन. आर्मस्ट्रॉन्ग्स मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन जो है वो यूटिलाइज करता है एंगल मॉड्यूलेशन को. ऑलराइट, सो फिर से एक और अराइज होता है हमारे पास कि एंगल मॉड्यूलेशन क्या होता है. व्हाट वी थिंक, व्हाट आर इमेजिनेशंस गेट अस व्हेन वी थिंक अबाउट एंगल मॉड्यूलेशन. तो एंगल मॉड्यूलेशन में हम एंगल को वेरी करते हैं. एज यू गाइज कैन सी ऑन द स्क्रीन, जस्ट सी ऑन द स्क्रीन, हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है ऑरेंज कलर में और एक कैरियर सिग्नल है ब्लू कलर में. इसको हमने एक मॉड्यूलेटर में डाला, राइट, और उस मॉड्यूलेटर को क्या बोला हमने? आर्मस्ट्रॉन्ग फेज शिफ्ट मेथड मॉड्यूलेटर. उसमें फेज को शिफ्ट कर रहे हैं हम. फेज क्या होता है? लेट्स सी, ये है एंगल मॉड्यूलेशन. एंगल मॉड्यूलेशन जब हम कर रहे हैं तो ये आ रही है एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई ऑफ टी. और ये जो फाई ऑफ टी है ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, यानी ये जो एंगल है वेव फॉर्म का ये वेरी होगा आपका. इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा कंप्रेशन. कौन सा कंप्रेशन? हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन. जब हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ती जाएगी उसकी, राइट. पास पास आते जाएंगी वेव्स, तो फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड या एक टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी वेव फॉर्म्स जनरेट होंगी, राइट. इसका एडवांटेज कहाँ पे आता है हमें? इसका एडवांटेज है हमें सबसे बड़ा कि हमारे पास एक सिमेट्री बन के आती है, राइट. यानी अगर हम कट भी करेंगे चीज़ों को तो बहुत पास होने की वजह से एक तरह से सिमेट्री बन के आती है. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. अब हम इसमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन में फ़र्क क्या है. बिकॉज एंगल मॉड्यूलेशन में दो मेथड्स आते हैं, फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करना और फेज़ को मॉड्यूलेट करना. बट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अपने आप में एक मॉड्यूलेशन है. सो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे एक बार फिर से ध्यान दो तो स्क्रीन के ऊपर है एक ऑरेंज कलर की वेव फॉर्म. ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ऑलराइट. और हमारे पास कैरियर सिग्नल भी है एक जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, और ये एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है. सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं. तो क्या हुआ कि कैरियर की जो हाइट है ना उसको ध्यान से देखना, वेरी कर रही है वो जैसे जैसे मैसेज सिग्नल वेरी कर रहा है. यानी मैसेज सिग्नल के ऊपर रख के वो ट्रैवल कर रहा है. मैसेज सिग्नल को हमने कैरियर के ऊपर रखा, फिर कैरियर ट्रैवल कर रहा है, फिर उसको वो लेके जा रहा है. उसमें क्या कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है ना वो हर एक पॉइंट पे वेरी हो रहा है. ये देखो, यहाँ पे एक अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली एम्पलीट्यूड बचा ही नहीं है, ज़ीरो के पास आ गया है. यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है. लाइक इट इज़ अ बिट डिस्टॉर्टेड भी है थोड़ा सा. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस, बट हमारा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे?
हमें चाहिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए, हमें चाहिए लार्ज स्केल कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जहाँ पे हम टीवी देखते हों, रेडियो सुनते हों, फ़ोन कॉल्स हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट ग्राफ देखो आप लोग, ये है एंगल मॉड्यूलेशन का, FM या PM का। इसमें क्या स्प्रिंग की तरह कंप्रेस करते हैं हम उसको, राइट, स्प्रिंग की तरह कंप्रेस करेंगे, बिकॉज स्प्रिंग को कंप्रेस किया उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है छोटे से एरिया में, तो हमें छोटा चाहिए सब कुछ, इन द सेंस लेट मी एक्सप्लेन, छोटा इन द सेंस कि थोड़ा छोटा कर दिया हमने उसको, वेवफॉर्म को, वेवफॉर्म ईजी होगी ट्रैवल करने के लिए, उसमें ज़्यादा चीज़ें डिस्टॉर्ट नहीं होंगी, क्योंकि अगर हम इतनी बड़ी वेवफॉर्म लेते हैं, लाइक अगर हम ढंग से देख पाएँ, जैसे ये है, मान लीजिए मैं सिग्नल 2 मिनट के लिए, कि इतनी बड़ी वेवफॉर्म है, इसके बीच में बहुत सारी डिस्टॉर्शन आ सकती हैं, लेकिन ये इतनी सी है, इसके बीच में कितनी ही डिस्टॉर्शन आएगी, ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। और नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इसको ध्यान से पढ़ना, कि जो वैल्यू होती है मैसेज सिग्नल की, वो सॉरी, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है मैसेज सिग्नल की, वो कंट्रोल क्या करती है, कैरियर्स की साइकिल रेट्स को, जो साइकिल रेट्स हैं, जो वेव फॉर्म्स बनेंगी उनको कैरी करती है ना। और ये डायनेमिक रेंजेस की होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली कंप्रेस करेगी, जितना हम चाहें उतना कंप्रेस कर सकती है अकॉर्डिंग टू आर विलिंगनेस, ठीक है। और ये क्या करेगी, जो आपके एम्पलीट्यूड्स है ना, उसको वेरी नहीं करता है। FM या जिसको बोलते हैं हम FM PM या एंगल मॉड्यूलेशन में जो है आपका एम्पलीट्यूड वेरी नहीं होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मैथ समझ लेते हैं थोड़ा सा हम, कि आफ्टर ऑल मैथमेटिकली ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, एंगल मॉड्यूलेशन का मैथ्स क्या है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, राइट। मैंने अभी बताया कि वो एम्पलीट्यूड आपका एकदम कांस्टेंट रहेगा, इस वजह से जो है वो कोई भी नॉइज़ एंटर नहीं कर पाती है, इसमें इम्यूनिटी हो जाती है इसको नॉइज़ के लिए, राइट। उसके बाद आता है हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी। कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये एक ऑसिलेटर से जनरेट होती है, और ये वो है जो कैरी करेगी, कैरियर है, ये व्हीकल है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम मैसेज सिग्नल हैं खुद, और जब हम किसी व्हीकल से जाते हैं तो हम किस पे जा रहे हैं, एक कैरियर सिग्नल पे जा रहे हैं, राइट। हम खुद को इस पूरे टॉपिक में खुद को हम लोग मानेंगे एक मैसेज सिग्नल, और जो हमारी व्हीकल है या हमारा कार है, बाइक है, और वट एवर द व्हीकल यू वांट टू चूज़, उसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है, कैरियर सिग्नल है, ऑलराइट। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि उसकी स्पीड क्या है, हम किस स्पीड पे ट्रैवल करेंगे, राइट, उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, है नहीं वो, बट हम कोरिलेट कर सकते हैं, ऑलराइट। और इसके बाद आती है हमारी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, ठीक है। ये मैकेनिकल रेशो होता है जो डिपेंड करता है हमारे मैसेज के ऊपर, राइट। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन द सेम एग्जांपल। आप लोग कार ड्राइव कर रहे हो या आप लोग बाइक ड्राइव कर रहे हो, आपकी ड्राइविंग मेथड कैसी है, दैट विल टेल द अदर पीपल योर सेंसिटिविटी। आप आराम से चला रहे हो, द अदर पीपल ऑन द रोड विल बी लाइक ओके ही इज़ अ सेफ ड्राइवर, लेट हिम ड्राइव। लेकिन अगर आप एग्रेसिवली अपनी ड्राइव कर रहे हो, चाहे बाइक है चाहे कार है, द पीपल वुड शाउट एट यू, यू वुड गेट इन अ रोड रेज फाइट, और यू वुड बी इंक्लूडेड इन अ एक्सीडेंट। इट्स लाइक दैट, कि आप कैसे चला रहे हो, आपकी सेंसिटिविटी क्या है उसको चलाने की। और इसके बाद आता है हमारे पास इंटीग्रेटेड मैसेज सिग्नल। इंटीग्रेटेड मैसेज सिग्नल हम खुद, ऑलराइट। तो क्या है, ये फंडामेंटल है। दो चीज़ें जो फंडामेंटल हैं वो क्या है, कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल। कैरियर क्या है, कार, मैसेज सिग्नल क्या है, हम खुद, और कहाँ जा रहे हैं, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे, ऑलराइट। नाउ द मेन लाइन हेयर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर चेंजेस ऑन द बेसिस ऑन ऑफ इंटीग्रल ऑफ द मैसेज ओवर टाइम, राइट। बिकॉज आप मैसेज सिग्नल देखिए M(t), टाइम के साथ मैसेज सिग्नल भी चेंज हो रहा है, बिकॉज यार देखो टाइम के साथ जाएंगे थोड़ी डिस्टॉर्शन आएगी। आप नहा धो के निकले हो घर से, राइट, जाते जाते थोड़े बहुत तो गंदे तो हो जाओगे, डस्ट होती है रोड पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है आपने क्या समझ रहे हो, लाइक विंडोज़ ओपन की आपने, जा जाते थोड़ी सी डस्ट आ गई, बीच में कंस्ट्रक्शन चली थी, थोड़ा सा सीमेंट गिर गया आपके ऊपर, ऐसी चीज़ें, तो उसको डिस्टॉर्शन की तरह रख लो, ऑलराइट। तो ओवर टाइम मैसेज सिग्नल भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा थोड़ा आप भी चेंज होंगे, थोड़ा सा आप गंदे हो सकते हो, आपका फेस डल हो सकता है, राइट, आपके हाथ गंदे हो जाते हैं। और इसके बाद कहते हैं लार्जर द एम्पलीट्यूड
जब लार्ज होगा एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल का, फ्रीक्वेंसी से उतना ज़्यादा डिविएशन मिलेगा हमें। ऑलराइट, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो एंगल मॉड्यूलेशन है ना, उसमें जो हमारा एफएम है और पीएम है, उसमें सिमेट्री होती है एक तरह की। ऑलराइट, सिमेट्री समझ रहे हो, मतलब हम उसको जो है वो मैकेनिकली इंटरचेंज कर सकते हैं चीज़ों को। ऑलराइट, उन चीज़ों को मैकेनिकली इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर आप एक मैसेज सिग्नल इंटीग्रेटर में दे रहे हो और उसके बाद उसको एक फेज मॉड्यूलेटर को फीड करवा रहे हो, तो आपको एक प्योरली एफएम सिग्नल मिलेगा, एक परफेक्ट मॉड्यूलेशन मिलेगी आपको एफएम में, एक अच्छा एफएम सिग्नल मिलेगा। सिमिलरली जब आप एक डिफरेंशिएटर को मैसेज सिग्नल दोगे और उसके बाद वो सिग्नल जो है वो एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को फेड करवाओगे, तो आपको एक फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, एक प्योरली और परफेक्टली फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। ऑलराइट, सिमेट्री समझ आ गई? ये सिमेट्री इंपॉर्टेंट आगे जाके यूज़ होने वाली है, सो प्लीज़ पे अटेंशन। इसके बाद दो चीज़ें देख लेते हैं हम कि एक हमारे पास कार्सन्स रूल होता है। कार्सन्स रूल क्या बोलता है कि जो आपकी बैंडविड्थ होगी वो 2 टाइम्स होगी आपकी दोनों डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन टू बी प्रिसाइज, मैक्सिमम डेविएशन लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। ये कहाँ से आया? ये आता है हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स से। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? बीटा। बीटा को अगर हम डिफाइन करें तो वो होगा डेल्टा एफ अपॉन एफ एम, जहाँ पे डेल्टा एफ के आपके फिर से मैक्सिमम डेविएशन है और एफ एम है आपके पास मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का रेशियो लिया जाता है। ऑलराइट, ये समझ गए हम कार्सन्स रूल। कार्सन्स रूल एक्चुअली डिफाइन क्या करता है? हमारे पास बैंडविड्थ की कितना चौड़ा रोड होगा, हम कितने चौड़े रोड पे जाएंगे, whether it would be a single lane road, it would be a two-way road, it would be a 4 lane, it would be a very broad highway with 6 of different lanes and a bike lane differently, or a gully, whatever you want to assume. Okay, so bandwidth आपकी रोड को डिफाइन करता है कि रोड कैसी है, रोड की कंडीशंस कैसी हैं, रोड कितना चौड़ा है। अब इसमें क्या स्पेक्ट्रम देखते हैं हम। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो डेवलपमेंट ऑफ द एरिया है। अगर एरिया थोड़ा हिली है तो 1 वे 2 वे ऐसे चलता है। अगर प्लेन है तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे होगा, अगर हिली है, जैसे हिली के लिए हम ले रहे हैं बहुत छोटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। उसके बाद असिमेट्रिक आया, कहीं पे पहाड़ है कहीं पे प्लेन है, राइट, वो हुआ एक मीडियम सा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। उसके बाद हुआ कि एकदम प्लेन है, वेरी गुड रोड, देन इट वुड बी अ हायर मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब होगा क्या? जब पहाड़ होंगे तो 2 वे है, यानी एक तरफ से गाड़ी आ रही है एक तरफ से जा रही है, 2 वे रोड्स बन सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। वैसे ही क्या डिफाइन हो रहा है इससे कि जो उसका बैंडविड्थ पेयर्स हैं वो जो हैं वो कम होंगे अमाउंट में। ऑलराइट, और दूसरा क्या है? बीटा मीडियम है। मान लो 4 लेन बन गया, लेट्स अज्यूम, ओके, ऑलराइट, 4 लेन बन गया वहाँ पे जहाँ पे आपका जहाँ पे आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स मीडियम है। इन दिस केस बीटा इज इक्वल टू 1। जब बीटा इज इक्वल टू 5 है, बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा प्लेन है एरिया, राइट, प्लेन्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेन्स हैं, तो वहाँ पे एक ब्रॉड हाईवे बनेगा, लाइक 3 to 4 लेन्स इन अ 1 डायरेक्शन। आप इजीली कार को ड्राइव कर सकते हो, बहुत सारे लेन्स हैं आपके पास, जिसमें चाहो उसमें जा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्पीड, ऑब्वियसली, राइट। सो यहाँ पे हमें ये भी समझ आएगा कि ये स्पेक्ट्रम क्यों है। नाउ हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी द फर्स्ट स्लाइड कि मॉड्यूलेशन होगा, एफएम होगा। सो लेट मी टेल यू कि आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड में होता क्या है कि हम एक नैरो बैंड एफएम को लेते हैं और उसको फेज शिफ्ट करवा के मॉड्यूलेट करते हैं और फिर उसको आगे भेजते हैं। ऑलराइट, इस तरह से हम आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब हमें समझना पड़ेगा कि नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम में फ़र्क क्या है। नैरो बैंड आप समझ रहे हो कि आपके पास जो बैंड पेयर्स हैं वो छोटे हैं, कम हैं, एंड वाइड बैंड में आपके पास बैंड पेयर्स जो हैं वो लार्ज हैं। यानी एक जगह आप रख सकते हो कि हिली एरिया है जहाँ ट्रैवल कर रहे हो, और एक जगह रख सकते हो जो वाइड प्लेन हाईवेज हैं। ऑलराइट, सबसे पहले जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो 1 से काफ़ी छोटा होगा नैरो बैंड में, एंड ऑन द ऑपोजिट हैंड वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो है वो
मॉड्यूलेशन इंडेक्स काफ़ी हाई होगा 1 से, ठीक है। इसकी डेविएटिंग फ्रीक्वेंसी यानी डेल्टा एफ जो है नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी, सॉरी नैरो बैंड एफएम में वो 5 किलोहर्ट्ज़ होगी, और वाइड बैंड एफएम में जो है वो 75 किलोहर्ट्ज़ होगी, राइट। ये हमें अचीव करनी है नैरो बैंड को उठा के, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड से हमें 5 किलोहर्ट्ज़ से 75 किलोहर्ट्ज़ के नियरेस्ट, या ये एक गोल टारगेट वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या होती है नैरो बैंड की? नैरो बैंड एफएम में जो बैंडविड्थ है वो 2 टाइम्स ऑफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, एंड इन यू नो अप्रॉक्सीमेटली ना 15 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा जो बैंडविड्थ है वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंपैरिजन में, समझ रहे हो? यानी लेट अस अज्यूम कि नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो आपकी बैंडविड्थ है वो है 2, just 2, then your bandwidth in wideband frequency modulation will be 15 into 2, that is 30, alright। और इसको अगर हम उस एग्जांपल से कोरिलेट करें कि हिली एरियाज़ में जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 व्हीकल्स जो हैं एक टाइम पे सेफली ट्रेवल कर सकते हैं, देन वाइड बैंड एफएम में जो है वो 60 व्हीकल्स सेफली ट्रेवल कर सकते हैं। ज़्यादा चौड़ा रोड, ज़्यादा व्हीकल सेफली ट्रेवल कर पाएंगे, ओके। अब नॉइज़ सप्रेशन कैसा होता है? वैसे नैरो बैंड में ज़्यादा होता नहीं, मिनिमल सा होता है, जैसा एएम में होता है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता, वो नॉइज़ आती है। और वाइड बैंड एफएम में जो है काफ़ी अच्छा नॉइज़ इम्यूनिटी होता है। इसका प्राइमरी यूज़ की बात कर लेते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन, वॉकी टॉकीज़, ये नैरो बैंड एफएम की एप्लीकेशंस हैं, और एंटरटेनमेंट और ब्रॉडकास्टिंग जैसे टीवीज़ वगैरह होते हैं हमारे, राइट, उसके लिए हम वाइड बैंड एफएम्स को यूज़ करते हैं प्राइमरी, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब आफ्टर ऑल चल तो रहा था काम यार एएम के साथ, थोड़ी बहुत ही नॉइज़ थी, क्या जा रहा है, सब कुछ बढ़िया चला है, बाकी एप्लीकेशन से भी बढ़िया चला हुआ है, डायरेक्ट मॉड्यूलेशन से भी इवन बढ़िया चला हुआ था हमारा काम, जब हमने फेड किया और डायरेक्टली वो फेस शिफ्ट करके हमें दे दे रहा था यार आउटपुट, अच्छी आउटपुट थी हमारे पास। अब बात क्या है कि हमें नीड क्यों पड़ी आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड की या इनडायरेक्ट मॉड्यूलेशन मेथड की, हमें नीड क्यों पड़ी थी? सो डायरेक्ट मेथड में क्या था कि वो आपके अच्छी पासिंग दे रहा था, और हमें क्या चाहिए? अनवेवरिंग स्टेबिलिटी और हाई डेविएशन, दोनों चीज़ें एक साथ चाहिए, पर दोनों चीज़ें डायरेक्ट मॉड्यूलेशन में एक साथ आ नहीं रही थी, तो हमें दोनों को ब्रिज करना था किसी ना किसी तरह से। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे थी? सबसे पहले डायरेक्ट मॉड्यूलेशन जो होती है ना, उसमें हम एलसी ऑसिलेटर को यूज़ करते हैं, या जिसको हम वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर भी बोलते हैं, है ना। तो उसमें एलसी ऑसिलेटर होता है, यानी इंडक्टर कैपेसिटर ऑसिलेटर। इंडक्टर कैपेसिटर ऑसिलेटर जो होता है ना वो ड्रिफ्ट कर जाता है ओवर टाइम, यानी वो ओवर टाइम जो है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है हल्का हल्का, राइट। और उसके बाद हमें क्या पता लगा कि स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो देता था हमें क्रिस्टल ऑसिलेटर। लेकिन क्रिस्टल ऑसिलेटर सिर्फ पीएम में काम करते हैं, यानी फेज मॉड्यूलेशन में काम करता है। तो अब हमें क्या चाहिए कि हाउ डू वी ब्रिज दीज टू, दैट द मैसिव डेविएशन ऑफ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर with the unshakable stability of our crystal oscillator. So there was a scientist, alright, there was scientist named Edwin Armstrong, alright। एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग के मन में ये थॉट आया कि क्यों ना दोनों को ब्रिज किया जाए, लेकिन सब सोचे ब्रिज करें कैसे। उन्होंने बोला मैं थोड़ा मैथमेटिक्स उठाऊंगा, थोड़ा सा हार्डवेयर फैक्ट उठाऊंगा, और दोनों को कंबाइन करके एक मेथड बनाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया कि इंटीग्रेटिंग अ मैसेज थ्रू अ फेज मॉड्यूलेटर मैकेनिकली यील्ड्स अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हमने क्या पढ़ा था, कौन सी याद करो, हमने अभी पीछे जहाँ पे सिमेट्री पढ़ी थी एफएम और पीएम में, स्लाइड नंबर 4 में, ये याद आई? हाँ, वहाँ पे हमने क्या बताया था कि अगर हम एक इंटीग्रेटर को एमटी देंगे और फिर उसको किससे निकालेंगे? फेज मॉड्यूलेटर से निकालेंगे, राइट। तो हमें क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मिलेगी।
उन्होंने सेम सिमेट्री का यूज़ किया, मैथमेटिकल थ्योरम यील्ड की, उसको नेटिव क्रिस्टल ऑसिलेटर के साथ प्रिसाइजली ज्वाइन किया बिना ड्रिफ्टिंग के, ऑलराइट। और उससे हमारे पास क्या जनरेट हुआ, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन। इसमें क्या करते हैं, प्री इंटीग्रेटिंग करते हैं हम अपने सिग्नल्स की, राइट, और फेड करते हैं एक हाईली स्टेबल क्रिस्टल ऑसिलेटर को। इसको फेड करेंगे हम हाईली स्टेबल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर टू बी वेरी प्रिसाइज, जो ड्राइव किससे हो रहा है, फेज मॉड्यूलेटर से। फेज मॉड्यूलेटर से वो ड्राइव होगा और वो बाईपास कर जाएगा उस ड्रिफ्टिंग को, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर की जो ड्रिफ्टिंग है ना उसको पूरी तरह से बाईपास कर जाएगा और ये एंटायरली स्टेबल होगा और इसकी डेविएशन भी काफ़ी हाई होगी, क्योंकि टाइम ड्रिफ्टिंग तो हट गई लेकिन डेविएशन तो आएगी, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने आर्किटेक्चरल रोड मैप के ऊपर। अब आर्किटेक्चरल रोड मैप हमने 3 स्टेजेस में डिफ़ाइन किया है, ऑलराइट। सबसे फर्स्ट स्टेज जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है आपका प्री प्रोसेसिंग, राइट। प्री प्रोसेसिंग, प्रीवियसली क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, डोंट माइंड इट। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है ये हमारे पास कि द क्रिस्टल कोर, इसको नाम दे देते हैं हम, कि आफ्टर ऑल वो मैकेनिज़्म काम कैसे कर रहा है, कि वो सिमेट्री और वो डेविएशन और साथ में वो स्टेबिलिटी क्रिस्टल ऑसिलेटर की तीनों एक साथ कंबाइन हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, फेज शिफ्ट कैसे हो रहा है, वो पर्टिकुलरली उसको मॉड्यूलेट कैसे कर रहा है, वो होगा इस सेकंड स्टेज में, इस वाले स्टेज में। थर्ड स्टेज क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे हम फ्रीक्वेंसीज़ को, कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाए, उसकी हाई हो जाए, उसकी साइकिल्स बहुत सारी आ जाएं ताकि वो एक लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकें, ऑलराइट। थर्ड स्टेज भी उतना है नहीं। अब हम बात करना शुरू करते हैं, तो फिर सबसे पहले जाते हैं सेकंड स्टेज पे, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा डीपर जाएंगे, सो प्लीज़ पे अटेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे टॉपिक का। सबसे पहले क्या, आपके पास एक इंटीग्रेटेड मैसेज आ चुका है एम्प्टी, जिसको हम इंटीग्रेट कर चुके हैं पहले एक ओवर द टाइम पीरियड और वट एवर द लिमिट्स आर, नॉट वरी अबाउट दैट, हमने कर लिया। उसके बाद हम देंगे सबसे पहले एक बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर को फीड करेंगे इसको। अब बैलेंस मॉड्यूलेटर जो है वो कनेक्टेड होगा एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी से, जो कहाँ से जनरेट होगी आपकी, यस, क्रिस्टल ऑसिलेटर से। क्रिस्टल ऑसिलेटर पे से ये जनरेट हुई, ऑलराइट। अब इसको हम 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देंगे, ठीक है। अब 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देने से क्या होगा कि सप्रेस हो जाएगा जो कैरियर है कंप्लीटली, अच्छे से सप्रेस हो गया, छोटा हो गया, कंप्रेस क्या होता है, स्प्रिंग को छोटा कर दो, छोटा कर दो, छोटा कर दो, बहुत हाई एनर्जी हो जाएगी, जैसे तुम छोड़ोगे लंबा ट्रैवल करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, ऑलराइट। 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दे दिया। अब इसमें साइड बैंड्स बन जाएंगे। अब साइड बैंड्स जब बन जाएंगे तो हम इसको कंबाइनिंग नेटवर्क में देंगे। कंबाइनिंग नेटवर्क में ये सप्रेस्ड साइड बैंड्स भी जाएंगे और साथ में अनमॉड्यूलेटेड कैरियर भी जाएगा। अनमॉड्यूलेटेड कैरियर क्यों, अरे भैया व्हीकल तो चाहिए, अगर तुम स्प्रिंग लिया, ऐसे किया, छोड़ दिया, तो वो तो यहीं पे खुल के यहीं गिर जाएगा, ऑलराइट। लेकिन अगर तुमने मान लो ये दीवार है, इसके अगेंस्ट तुमने उसको सप्रेस किया और फिर छोड़ा, तब ट्रैवल करेगा ना वो। अगर ऐसे दोनों जगह से उसको कंस्ट्रेंट हटा दिए फिर वो ट्रैवल नहीं करेगा। तो उसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एक तरफ फिक्स चाहिए, एक तरफ तुम्हारे पास वॉल होनी चाहिए, कंप्रेस किया, छोड़ा, इट विल ट्रैवल, ऑलराइट, द मैक्सिमम डिस्टेंस इट विल अटेन। तो इसमें क्या आएगा, तुम्हारे पास एक नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, छोटा छोटा बैंड, छोटा नैरो बैंड है, छोटा सा, ध्यान रखो, नैरो बैंड, ऑलराइट। और वो जाएगा आगे। तुम्हारा सेकंड स्टेज तुम्हें क्लियर हो गया कैसे होता है। इसके बाद थोड़ा इसको मैथमेटिकली हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। इसमें क्या होगा कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है 90 डिग्री का, वो तुम्हें प्योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा, फाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल को चेंज करना। क्या बात की थी फर्स्ट स्लाइड में, एंगल मॉड्यूलेशन, एंगल को चेंज करोगे तुम, एंगल को वेरी करोगे तुम अपने डिज़ायर्ड आउटपुट के लिए, ठीक है। तो एंगल तुम्हारा चेंज हो गया, तो मैसेज सिग्नल जो है वो तुम्हारा वेक्टर्स की तरह ग्रो करेगा, जो तुम यहाँ ग्राफ पे थोड़ा ध्यान से देखो स्क्रीन के ऊपर, राइट।
अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करेगा, यानी एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद 90 डिग्री के ऊपर तुमने फेस शिफ्ट दिया है, 90 डिग्री का तुम्हारे पास फेस शिफ्ट है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब तुम वेक्टर अलजेब्रा लगाओ, उसमें क्या होता है कि रिजल्टेंट कैसा आता है, अगर एक की टेल के ऊपर दूसरे का हेड है तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, तुम्हारे पास ट्रायंगुलर लॉ से आएगा, और यहाँ पे जो ये थीटा है ये तुम्हारे पास उसका फेस शिफ्ट होगा, राइट। ये जो ग्रीन कलर में है ये तुम्हारे पास वो चीज़ है जो हमें चाहिए। ये कंप्रेस किया, ये वॉल थी 90 डिग्री पे, इसको कंप्रेस किया, इसको छोड़ा, तो ये ट्रैवल करेगा। जो ये ट्रैवलिंग है ना वो एक एंगल के ऊपर हो रही है, ऐसा तुम एज्यूम कर लो। ऑलराइट, स्प्रिंग तुमने कंप्रेस किया, तुमने छोड़ा, एक एंगल के ऊपर, जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक है, कंप्रेस कर दिया मैंने, कंप्रेस किया किया किया, जैसे छोड़ा एक एंगल के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, एक एंगल है। ऑलराइट, इस तरह से तुम इसकी फिजिक्स को इमेजिन कर सकते हो चीज़ों को। ऑलराइट, अब आगे हम अपने थर्ड स्टेज के ऊपर, ठीक है। थर्ड स्टेज के ऊपर जाके क्या हो रहा है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब कि मान लो इतना कंप्रेस किया, फिर इतना 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 कंप्रेस कर दिया, इतना कंप्रेस कर दिया, तो बहुत तेज़ निकलेगा वो, राइट, बहुत ज़्यादा तेज़ निकलेगा। तो यही है। अब ये हमें देगा क्या, लाइक अल्टीमेटली ये स्टेज कर क्या रहा है हमारे पास, ये स्टेज कर रहा है कि जो हमें रिक्वायर्ड डेविएशन है, हमने दोनों की डिफरेंसेस में पढ़ा था कि हमारे पास रिक्वायर्ड डेविएशन कितनी है, गोल स्टेट क्या है हमारे पास कि 75 किलो हर्ट्स तक का डेविएशन हमने डेल्टा एफ अचीव करना है, हमें देगा वो। ऑलराइट, क्यों देगा, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर चुके हैं हम इसको, बहुत दूर जाएगा भाई। स्प्रिंग को लो, पूरा कंप्रेस कर दो जितने उसकी कैपेबिलिटीज़ है, इवन एक्सट्रीमली कंप्रेस करोगे तो ओके डीफॉर्म हो जाएगा, बट एक टाइम को थोड़ा आइडियल सिचुएशन मान लेते हैं, ऐसे ही मन की तसल्ली। कंप्रेस कर दिया तुमने पूरे ज़ोर से, जैसे तुम उसको छोड़ोगे वो मैक्सिमम ट्रैवल करेगा भाई, जो बिल्कुल पीक स्टेट है ना उसको पहुंच जाएगा। इसलिए रिक्वायर्ड डेफिशिएंट तुम्हारी 75 किलो हर्ट्स की अचीव हो रही है। दूसरा, तुमने क्रिस्टल ऑसिलेटर साथ में यूज़ किया हुआ है, तो तुम्हारा स्टेबल रहेगा। ये स्टेबल कैसे रहेगा, कंप्रेस तो तुम कर चुके हो पूरा, अब जैसे तुमने छोड़ा गया, रुक जाएगा जाके, जहाँ तक वो ट्रैवल करेगा ना, जब तक उसको ऑब्स्टेकल नहीं मिलेगा वो स्टेबली ट्रैवल करता रहेगा, फ्रीली ट्रैवल करता रहेगा, राइट। तो उसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड हो गई। समझ में आ गई हमको चीज़ें। तो ऐसे हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड करता है प्रॉपरली वर्क, राइट। अब आता है कि यहाँ से तो भेज दिया, वहाँ पकड़ेगा कौन भाई, वहाँ कोई तो होना चाहिए, तुम्हारा दोस्त होगा वहाँ पे खड़ा जो कैच करेगा। अब वो कैच कैसे करेगा, क्योंकि स्प्रिंग तो उसको वैसे चाहिए कि भाई जैसा मुझे स्प्रिंग था मुझे वैसा चाहिए। अब स्प्रिंग वैसा कैसे मिलेगा, उसको उल्टा कर दो, सब कुछ को रिवर्स कर दो। हमने क्या किया था, हमने मैसेज सिग्नल को फीड किया था एक इंटीग्रेटर पे। इंटीग्रेटर का उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएशन। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास सिग्नल आएगा कहीं से ट्रेवल करके उसको हम डिफरेंशिएटर को दे देंगे। यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएटर को दे देंगे, डिफरेंशिएटर को दे दिया, और फिर हम देंगे उसको एक एनवेलप डिटेक्टर के ऊपर। एनवेलप डिटेक्टर के ऊपर क्यों, सुनो, जो फेज मॉड्यूलेटर होता है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर होता है, दोनों मैकेनिकली इंटरचेंजेबल होते हैं, एक ही काम करते हैं वो। तो हमें कुछ अलग चाहिए, क्या ले लिया हमने, उसको ऑपोजिट लेना है दोनों का। एनवेलप डिटेक्टर, एनवेलप यानी जैसे ये होगा ना, ऐसे होगा तुम्हारा, इसके बीच में होगा जो भी मटेरियल होगा, ये ऊपर वाला ये सारा, राइट, इस तरह से इमेजिन कर लो। तो ये जो एनवेलप है ना, ये तुम्हारा मैसेज सिग्नल है, अंदर तो कैरियर चला होगा, इसके अराउंड तुम गाड़ी पे बैठ के जाते हो, गाड़ी तुम पे बैठ के नहीं जाती है, ठीक है, समझ रहे हो। और एनवेलप डिटेक्ट करेगा, मैसेज को डिकोड करेगा, और जो तुम्हारा ऑडियो या जो भी सिग्नल होगा जिस भी तरह का, वो रिकवर हो जाएगा। अब AM और FM में ना डिफरेंस देख लो, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को क्यों यूज़ नहीं किया।
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को भी तो यूज़ कर सकते थे, वो भी तो एक यार मॉड्यूलेशन ही तो है, वो भी लंबा ट्रैवल दे देगी हमको थोड़ा बहुत जितना भी है। तो हमने यूज़ क्यों नहीं किया? सबसे पहले नॉइज़ परफॉर्मेंस। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइस आ जाती है। हमने अगर उस नॉइस को भी साथ में मॉड्यूलेट कर दिया, सुनाई क्या देगा? पता क्या लगेगा उसमें? सिग्नल में मैसेज क्या है? कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? उसमें कचरा भरा होगा, सीधी सीधी चीज़ जो है, ठीक है। लेकिन एफएम में क्या होता है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इम्यून्ड होता है वो बहुत ज़्यादा, बिकॉज उसमें एम्पलीट्यूड वेरी नहीं करता है तुम्हारा। ऑलराइट, एम्पलीट्यूड सेम रहता है सब में। जब तुम्हारा एम्पलीट्यूड वेरी होगा ना किसी सिग्नल का, तो उसमें नॉइज़ आने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हम एक बार चेक कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो बैंडविड्थ होती है ना, वो बहुत छोटी होती है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें बैंडविड्थ चाहिए बहुत बड़ी, बिकॉज एक साथ हम एक या दो चैनल थोड़ा ना ब्रॉडकास्ट करते हैं। मैनी चैनल्स, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स बिन ब्रॉडकास्टेड एट द सेम टाइम। तो हमें चौड़ा रोड चाहिए ज़्यादा गाड़ियाँ पास करने के लिए। ऑब्वियसली सेम इन द सिग्नल्स, ज़्यादा सिग्नल्स के लिए ज़्यादा वाइड बैंडविड्थ, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, वट एवर वी डिज़ायर, वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मिलती है। राइट, इसके बाद एक समरी पे आ जाते हैं हम लोग अपनी, कि आफ्टर ऑल ये पूरा पाथ हमने कैसे देखा। सबसे पहले हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि अगर हमें ब्रॉडकास्टिंग करनी है लंबे डिस्टेंसेस पे बहुत ज़्यादा चैनल्स की, तो नहीं हो रही भैया, कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। राइट, गड़बड़ आइडेंटिफाई की कि क्या हो रहा है, डेविएशन नहीं मिल रही है। अगर डेविएशन मिल रही है तो स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी है तो डेविएशन नहीं है। प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन कौन लेके आए? आर्मस्ट्रॉन्ग भैया। आर्मस्ट्रॉन्ग थी भैया की, इसलिए लेके आए वो सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो मैथमेटिकल ब्रिज उन्होंने बनाया। क्या किया कि सिमेट्री देखी, उस सिमेट्री को डेविएशन ऑफ वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर और स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर के साथ कंबाइन कर दिया। एक मैथमेटिकल थ्योरम दे दी, एक एप्लीकेशन दे दी, उस एप्लीकेशन को डेवलप किया हमने, उससे हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग्स मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन या इनडायरेक्ट मॉड्यूलेशन उभर के आया। फिर फिजिकली हमने उसको एग्जीक्यूट किया। कैसे? मैसेज सिग्नल दिया, उसको नैरो बैंड फेज मॉड्यूलेटर में डाला, क्रिस्टल ऑसिलेटर ने अपनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर ने उसको मैक्सिमम डेविएशन दिया, फिर उन सब सिग्नल्स को एक साथ हमने ऐड किया, फिर हमने फिर से फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में दिया ताकि और ज़्यादा डेविएशन मिल सके और एक वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास बन के आ सके। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो सिर्फ एक इम्प्रूवमेंट नहीं थी, ठीक है, एक ट्रांसलेशन था वो। इट वॉज अ मास्टर स्ट्रोक, बिकॉज इसकी वजह से आज हम टीवीज़ देख पा रहे हैं, अपने आप को एंटरटेन कर पा रहे हैं घर पे बैठ के, दूर दूर तक कम्युनिकेट कर पा रहे हैं चीज़ों को। ऑलराइट, so with this, thank you for your precious time, and thank you.